देखिए, हम लोगों का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का इस चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिकली जानना जरूरी है। जैसे देखिए, सबसे छोटा पॉइंट है प्रकाश। क्या है? प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश जो होता है अर्थात लाइट, तो लाइट होता क्या है? तो यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा होती है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु अंधेरा में रखा हो। कहाँ रखा हो? तो उस वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत होती है। तो लाइट, टॉर्च या किसी अन्य माध्यम की सहायता से हम उस प्रकाश को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी हम लोग लाइट का कोई सहारा ले रहे हैं? तो अभी हम कैसे देख पा रहे हैं? प्रकाश से। और वह प्रकाश आ कहां से रहा है? सूर्य से। हमारे पृथ्वी पर सबसे अच्छा प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। तो सूर्य से आने वाली जो किरण है प्रकाश की, वह प्रकाश का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रकाश जो होता है यह एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। यानी किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की। किसकी? अर्थात प्रकाश भी एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। अभी प्रकाश जो होता है कई रूपों से हमको प्राप्त होता है। प्रकाश जो होते हैं वह कई रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रकाश ऐसे होंगे, कुछ ऐसे स्रोत से प्रकाश मिलेंगे जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को, कौन ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देंगे। किस ऊर्जा को? किसमें बदल देंगे? प्रकाश ऊर्जा में। या कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देंगे। अब जैसे मान लीजिए मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब चीजें जो है इसको रासायनिक ऊर्जा के लिए, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, मोमबत्ती के अंदर भी अभिक्रिया होता है। लैंप तो मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया और लालटेन, ये तीनों में हम क्या देते हैं? इसके बीच में होता है रासायनिक। मोमबत्ती जो जलता है तो उसके अंदर अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया। अब लैंप के अंदर तेल डालते हैं, वह तेल क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हमको क्या देता है? प्रकाश। प्रकाश देता है। लालटेन भी जो है उसमें भी उसी तरह का प्रक्रिया है। उसमें भी हम क्या करते हैं? तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद वो आपस में क्या करता है? अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया, और तब जाकर के फिर हमको क्या देता है? प्रकाश। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म पे देने वाले। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। आई रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला? प्रकाश में। आई बदल देगा विद्युत ऊर्जा को कौन चीज में? जैसे में देखिए बिजली का बल्ब, बिजली का ये क्या करता है? या इसी में कह सकते हैं टॉर्च। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। जैसे बिजली का बल्ब है, उससे करंट गया, करंट जाने के बाद वह किसमें बदल दिया? ऊर्जा को प्रकाश में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलने का भी काम करता है कौन? स्रोत, रासायनिक स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत पहले हमने जाना कि प्रकाश है। प्रकाश क्या होता है? तो एक सरल रेखा में, जैसे कि हम कोई वस्तु है और उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो देखने का जो माध्यम होता है वही क्या कहलाता है? प्रकाश। क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? अब आते हैं प्रकाश के स्रोत, यानी कि प्रकाश कौन कौन से चीजों से उत्पन्न होता है। तो जो वस्तुएं प्रकाश देती है
वह सभी के सभी वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जो जो वस्तु क्या देता है? प्रकाश, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत। अब जैसे ऊर्जा के कोई स्रोत होंगे, तो ऊर्जा हमको कौन कौन चीज से मिलता है? तो पोषक तत्व से, मान लीजिए विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ठीक है, वृक्षांश हो गया जिसको मोटा चारा कहा जाता है। इन सब चीजों से हमको पोषक तत्व मिलता है। उसी तरह से प्रकाश के भी कुछ न कुछ स्रोत होंगे। प्रकाश के भी मतलब जिन जिन चीजों से प्रकाश निकलता है वह सब के सब चीज को कहेंगे हम प्रकाश स्रोत। जिन जिन चीजों से क्या निकलता है? प्रकाश, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। अब जैसे देखिए मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है तो क्या हो जाएंगे? प्रकाश स्रोत। लैंप से निकलता है तो लैंप क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। लालटेन से भी प्रकाश निकलता है, यानी कि ये सब जो है बिजली का बल्ब, टॉर्च और उसके साथ साथ सूर्य, ये सभी के सभी प्रकाश स्रोत है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिनसे हमें प्रकाश मिलता है वे सभी चीज प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जो भी हमको क्या देता है? प्रकाश, वो क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। वे सभी चीजें जो हमें क्या देती है? प्रकाश। क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। अब देखिए बताया जाता है कि प्रकाश जो होता है वह हमेशा एक सरल रेखा में चलता है। कौन सी रेखा में? सरल रेखा में। कौन रेखा में? अब जैसे कोई स्रोत है और इस स्रोत से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, तो यह निकलने वाला प्रकाश हमेशा एकदम सीधा रेखा में, ये नहीं कि ऐसे करके प्रकाश जाए, ये गलत है। प्रकाश हमेशा जब भी चलेगा कौन रेखा में? सरल रेखा में। क्या कैसे चलेगा? तो सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। ये प्रकाश कौन रेखा में चल रहा है? सरल रेखा में। कौन रेखा में? अर्थात इस सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। अब ये जो किरण है, ये बहुत सारे किरण को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो वो बन जाता है किरण पुंज। अर्थात जैसे ये किरण निकला, एक स्रोत से क्यों किरण थोड़ी निकलेगा, लाखों करोड़ों किरणें निकलेंगी और वो सब किरण एक दूसरे पर आपस में प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? अब तब जाकर के वहां की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब जैसे कोई स्रोत है तो इसमें से एक ही मतलब किरण नहीं निकलेगा, बहुत सारा किरणों का समूह निकलेगा। तो ये जो पूरा समूह मिल गया ना आपस में, इसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बीम या किरण पुंज कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाले एक प्रकाश को किरण कहते हैं। अब वैसा वैसा बहुत सारा किरण जब एक साथ मिल गया तो उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज यानी पुंज मतलब होता है समूह। पुंज मतलब समूह। तो किसका समूह? किरण का। किसका समूह? किरण का। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अभी तो थोड़ा देर पहले हम बताए थे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। तो जिन जिन चीजों से प्रकाश निकलता है वे सब क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत। जिन जिन चीजों से क्या निकलता है? प्रकाश, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। अब देखिए प्रकाश स्रोत जो होते हैं उनको जो है दो भागों में बांटा गया है। कहा जाता है कि हम लोग को प्रकाश जो होते हैं कुछ वस्तु से प्रकाश निकलता भी है, कुछ वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, उस वस्तु को कहते हैं हम लोग
प्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? इसी का दूसरा नाम है दीप्तिमान वस्तु। दीप्तिमान वस्तु, इसको इंग्लिश में कहते हैं लूमिनस। क्या कहते हैं? लूमिनस। वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रकाश निकलता है, वे सभी के सभी वस्तु क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे लाइट निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रदीप्त। और जिससे नहीं निकलेगा वो कहलाएगा आपको अप्रदीप्त। क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन लूमिनस। जिन वस्तु से प्रकाश निकलता हो, उत्सर्जित होता हो, उसको कहते हैं प्रदीप्त। आप जानते हैं ना, और जिसमें लग गया उल्टा काम करेगा। तो प्रदीप्त क्या है? इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, प्रकाश इससे निकल रहा है, और इससे प्रकाश क्या हो रहा है? नहीं निकल रहा है। प्रदीप्त वस्तु का एक और नाम है दीप्तिमान। क्या नाम है? दीप्तिमान। तो जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है अर्थात उत्सर्जित होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु। और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता उसको अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण में आ जाएंगे आपको जितना चीज है जिससे प्रकाश निकल रहा है। आप ही लोग बताइए कौन कौन चीज से प्रकाश निकल रहा है? यहाँ देखिए, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, बिजली का बल्ब, टॉर्च, सूर्य, तारा। ग्रह नहीं कहेंगे, तारा, क्योंकि मतलब कि तारा है ना। फिर इसमें चंद्रमा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश लेता है और इसी नियम पर काम करता है, परावर्तन के। सूर्य का लाइट कुछ उस पर पड़ा, परावर्तन के बाद वह लाइट हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमको यह महसूस होता है कि चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन वह चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। अभी हमारे यहाँ क्या सूरज का डायरेक्ट लाइट आ रहा है? कोई ना कोई सतह से टकरा के, अब जैसे मान लीजिए सामने देखिए, वहां से टकरा के फिर लाइट इधर आ रहा है, तो प्रकाश का एक स्रोत हो गया। तो प्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनसे प्रकाश निकलती है अर्थात उत्सर्जित होती है। तो प्रकाश निकलने वाला जो भी चीज है जो जलने के बाद हम लोगों को प्रकाश दे या उससे प्रकाश निकले, तो वह सभी के सभी वस्तु क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तु। क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जिन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है वह सब वस्तु क्या कहलाता है? अप्रदीप्त। जिससे प्रकाश निकले वो प्रदीप्त, और जिनसे प्रकाश नहीं निकले वो अप्रदीप्त। जैसे में अप्रदीप्त वस्तु में हो जाएंगे मिट्टी, बालू, पत्थर, जल, ईंट इत्यादि। ये सब चीज से, शीशा से लाइट निकलता है? नहीं। तो जिन चीजों से प्रकाश नहीं निकलता है वे सभी चीज क्या कहलाएंगे? अप्रदीप्त वस्तु। कौन वस्तु? अप्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश निकलेगा वो क्या कहलाएगा? और जिनसे नहीं निकला वो अप्रदीप्त। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो उस वस्तु में क्या होता है? सबसे पहले कि कोई बिंदु स्रोत से उस पर प्रकाश की किरण जाता है, ठीक है। किरण जाने के बाद वह वहां से परावर्तित हो जाता है, टकराने के बाद लौटता है, और लौटने के बाद वह किरण जब हमारे नेत्र पर जाकर के पड़ता है तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से। अब जैसे अंधेरा में कोई आदमी है, लाइट जलाते हैं, लाइट गया, फिर वहां से टकरा के फिर हमारे नेत्र के पास आया, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तब जाकर हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। अगर ऐसा अब मान लीजिए आपको अंधेरा कमरा में भेज दिया जाए, 10 मिनट तक आप परेशान हो जाइए, फिर भी उसको नहीं देख पाइएगा, ना पहचान पाइएगा। एक माध्यम लेके जाइएगा लाइट, तुरंत उसको क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। यानी कि अप्रदीप्त वस्तु को देखने के लिए प्रदीप्त माध्यम की जरूरत होती है। यानी कि इसको देखने के लिए इसकी जरूरत होती है, प्रदीप्त वस्तु की।
किसकी जरूरत होती है? यानी कि अंधेरा में रखा हुआ कोई भी वस्तु को अगर आपको देखना है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत होती है। अब आप ये कहिएगा कि इस प्रकृति में इतने सारे पदार्थ है, क्या सब पदार्थ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता होगा? नहीं पड़ता है। फिर भी हम उन चीजों को कैसे देख लेते हैं? उन चीजों को देख लेते हैं कि नहीं? देख लेते हैं। अब जैसे कि रूम के अंदर कोई चीज है, हम भी रूम के अंदर है, अब सूरज का लाइट नहीं आ रहा है रूम के अंदर डायरेक्ट, फिर भी हम उस वस्तु को क्या कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। स्पष्ट रूप से क्या करते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, यहाँ पे एक प्रक्रिया होता है जिसका नाम है प्रकीर्णन। क्या नाम है? प्रकीर्णन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के माध्यम से ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सूरज के प्रकाश, सूरज से लाइट है और लाइट आने के बाद कोई ना कोई सतह से जाके टकराता है। प्रकाश आया है तो कहीं ना कहीं टकरावे करेगा, ये निश्चित है। कोई नजदीक टकराएगा, कोई दूर जाके, लेकिन कहीं ना कहीं टकराएगा। तो प्रकाश की किरण आ रहा है, आने के बाद वह किसी न किसी सतह से क्या होगा? टकराएगा। टकराने के बाद क्या होता है कि वह प्रकाश उस सूक्ष्म कण पर पड़ता है। अब पड़ने के बाद कुछ लाइट को, अब जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कोई मतलब भारी भरकम गाड़ी गिर गई और उसमें खाने योग्य सामान उसमें लदा हुआ है। अब गाड़ी गिर गई, क्या करेंगे? जितना हो सके, 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा जितना है ले करके रखेंगे। करोगे कि नहीं? सब करेगा। ट्रकवा चल जाएगा, खाली हो जाता, 2 दिन 3 दिन के बाद धीरे धीरे निकाल के क्या करोगे? खाओगे। वही ये करता है। प्रकाश क्या होता है? सूरज से प्रकाश निकला, कहां से निकला? सूरज से। निकलने के बाद वह प्रकाश किसी सतह से जाके टकरा गया, कोई सतह से टकरा गया। और टकराने के बाद जिस सतह पर लाइट पड़ा है ना, वो कुछ लाइट को चुरा लेगा, कुछ लाइट को यानी कि अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद फिर वही लाइट को चारों तरफ वो फैला देता है। चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब मान लीजिए कोई सतह पर यहाँ पर डायरेक्ट लाइट आया, अभी कौन क्या किया? इसको लाइट को चारों तरफ बांट दिया, इधर इधर। तो इससे क्या हुआ कि इधर प्रकाश नहीं पड़ रहा था सूरज के, लेकिन ये बांट दिया, तब इधर से लाइट सब पर जा रहा है। अब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं, अब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो यह कैसे हुआ? यह हुआ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? कोई एक स्रोत से लाइट आया, कोई छोटा सा सतह पर पड़ने के बाद वो छोटका सतह क्या किया? कुछ लाइट को चुरा लिया, कुछ लाइट को चुरा लिया। चुराने के बाद उस लाइट को चारों तरफ क्या किया? फैला दिया। क्या किया? चारों तरफ फैला दिया। अब फैलने के बाद हम उन वस्तुओं को भी देख ले रहे हैं जो वस्तु सूरज के डायरेक्ट लाइट पर नहीं है। तो यह प्रकीर्णन जो होता है, इसी के माध्यम से हम उन वस्तुओं को भी देख लेते हैं जो अंधेरा में भी है, धुंधला भी दिखाई दे रहा है। तो समझिए कि वहां पर प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा ही जा रही है, लेकिन जा रही है। समझे? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। अब बहुत सारे किरण जब एक साथ मिलता है तो क्या कहलाते हैं? किरण पुंज। क्या कहलाते हैं? बहुत सारे किरण जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? किरण पुंज। क्या कहलाते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज जो होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम। यह किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक किरण पुंज का नाम है अपसारी किरण पुंज।
दूसरा किरण पुंज का नाम है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी। और तीसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज जो होते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रे, सॉरी डाइवर्जिंग बीम। इसको कहते हैं कॉन्वर्जिंग बीम, इसको पैरेलल, पैरेलल बीम। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3। एक किरण पुंज का नाम समांतर अपसारी किरण पुंज, दूसरा किरण पुंज का नाम अभिसारी किरण पुंज और तीसरा किरण पुंज का नाम समांतर। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब देखिए तीनों किरण पुंज को हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे तब जाकर के इसका परिभाषा अच्छे से दे सकते हैं। सबसे पहला है आपको अपसारी किरण पुंज। देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग से ही देखिए, डाइवर्ज मतलब होता है अपने पथ से विचलित हो जाना, अपने पथ से अलग हो जाना। अब जैसे मान लीजिए कि अपसारी किरण पुंज क्या होगा, यह एक ऐसा किरण पुंज होगा जिसमें प्रकाश की किरण, प्रकाश की किसी बिंदु स्रोत से निकलेगी और वो एक बिंदु से, कहां से निकलेगी? और वह फैलते चली जाएगी, वह फैलते चली जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है इसमें आगे बढ़ने के बाद किरण के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। या देखिए यहाँ पर दूरी दोनों के बीच कम था, फिर आगे बढ़ा, इसकी दूरी बढ़ गया, फिर आ गया। यानी कि जैसे जैसे प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल के कहाँ चले जाती है? अनंत। ये अनंत जा रही है, कहाँ जा रही है? अनंत। कोई एक बिंदु स्रोत से निकल के कहाँ जा रही है? अनंत। तो किसी बिंदु स्रोत से अनंत जाने वाली किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु से निकल के कहाँ जा रही है? अनंत। एक बिंदु से निकला है, जा कहाँ रहा है? अनंत। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? अपसारी। अब दूसरा आपको जो है अभिसारी है। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होगा? एक जस्ट उल्टा, इसमें प्रकाश की किरण अनंत से चल के एक बिंदु पर आके मिल जाएगा। अनंत से चल के एक बिंदु पर आ गया तो हो गया अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में देखिए क्या हुआ, एक बिंदु से निकला, दूरी चला गया, फैलते गया, तो ये हो गया कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या हुआ, प्रकाश की किरण अनंत से निकल के आ क्या कहाँ मिल गया? एक बिंदु पर। ऐमे बिंदु से निकल के दूर गया, ऐमे दूरी से आके एक बिंदु पर मिल गया। तो कहने का मतलब दोनों में अंतर क्या है कि एक बिंदु से ही अनंत गया, ये अनंत से कहाँ गया? एक बिंदु पर। एक बिंदु से कहाँ गया? अनंत। एक बिंदु से अनंत। ये क्या किया? अनंत से एक बिंदु। दूसरा इसमें अंतर क्या है कि जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ा ना, इसकी बीच की दूरी बढ़ती गई। जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ा वैसे वैसे उन दोनों किरणों के बीच की दूरी बढ़ते चली गई। लेकिन इसमें देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी बीच की दूरी घटते जा रही है। दो किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है? घट रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो किरण पुंज है अपसारी किरण पुंज, इसका डिफिनीशन देंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर अनंत चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से निकल के कहाँ जा रहा है? अनंत। तो वैसे किरण पुंज को कहेंगे अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल के कहाँ जाती है? अनंत।
अनंत जाती है तो इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इसका गुण क्या है कि ये किरण जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इन कणों के, इनके किरणों के बीच की दूरी बढ़ते जाएगी। यहाँ देख रहे हैं ना, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होगा, अनंत से निकल के एक बिंदु पर जाके टकराती है या मिलती है। कहां से निकला? अनंत से जाके कहा मिला? एक बिंदु पर। अनंत से निकल करके कहा गया? बिंदु पर। तो इस किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। इसके बीच की दूरी फिर देखिए, जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बीच की दूरी घटती जाएगी, इसका बढ़ते जाएगी। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर, इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण अनंत से आएगी और अनंत चली जाएगी। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सबसे अच्छा उदाहरण है किस किरण पुंज का? समांतर किरण पुंज का। कौन किरण पुंज? इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण अनंत से आया है, अनंत चल जाएगा, अनंत से आएगी और यानी कि कोई सतह से टकरावे नहीं करेगा। तो ये किरण पुंज हम लोग के काम का नहीं है, लेकिन होता है ऐसा। जरूरी हमको यही दो से है, जरूरी यही दो से है। जैसे टॉर्च से हम लाइट निकालते हैं तो आगे जा निकला है वो स्रोत से आगे जाके क्या होता है? फैल जाता है। तो देखिए एक स्रोत से निकला आगे जाके फैल गया तो वो होता है टॉर्च। हमारा किसका उदाहरण है? अपसारी किरण पुंज का। किसका उदाहरण है? अपसारी किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है कि इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। पहला वाला में आगे बढ़ने से दूरी बढ़ेगा और दूसरा वाला में आगे बढ़ने से दूरी घटेगा और तीसरा वाला में आगे बढ़े पीछे बढ़े दूरी हर जगह से बराबर होगी। तीनों जगह दूरी क्या होंगी? बराबर। तो इस तरह से किरण पुंज को 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। क्या भाग में? 3 भागों में। एक वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल के अनंत चली जाती है तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। एक है वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण अनंत से निकल कर के एक बिंदु पर आकर टकराती है। अनंत से आया, कहाँ मिला? बिंदु पर। तो इसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा है समांतर किरण पुंज, अनंत से आएगी और अनंत चली जाएगी। तो वैसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। अगर दो प्रदीप्त वस्तुओं को आपस में रख दिया जाए तो वे दोनों कभी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे सकते। अब ऐसे एक तरफ लैंप जल रहा है, दूसरी तरफ टॉर्च जल रहा है। अब दोनों वस्तुओं को देखने के लिए कहा जाए तो दोनों वस्तु को एक साथ हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब मनुष्य प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? मनुष्य प्रदीप्त है या अप्रदीप्त? कैसे? कितने लोग कह रहे हैं कि प्रदीप्त है? अब हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या मनुष्य के शरीर से लाइट निकलता है? तो प्रदीप्त कैसे हो गया? प्रदीप्त क्या होता है? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वो क्या होते हैं? प्रदीप्त। तो बताइए मनुष्य के शरीर से लाइट निकलता है तो प्रदीप्त कैसे हो गया? क्या होगा? यानी कि अप्रदीप्त वस्तु को देखने के लिए हमें प्रदीप्त माध्यम की जरूरत होती है। हमें अप्रदीप्त वस्तु को देखने के लिए प्रदीप्त माध्यम की जरूरत होती है।
प्रदीप्त वस्तु को देखने के लिए हमें अप्रदीप्त वस्तु को जब देखते हैं तो माध्यम होना चाहिए प्रदीप्त, क्योंकि मनुष्य क्या है? प्रदीप्त है या अप्रदीप्त? अप्रदीप्त। क्या है? अप्रदीप्त। देखिए, इस प्रकृति में तीन ऐसे वस्तु है, तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। एक वस्तु को कहा गया है पारदर्शी, एक को कहा गया है पारभासी और दूसरों को कहा गया है अपारदर्शी। एक है पारदर्शी, दूसरा है पारभासी और है अपारदर्शी। कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे इस प्रकृति में वस्तु है जिससे लाइट आसानी से इस पार से उस पार चल जाता है, और कुछ ऐसे वस्तु है जिसके इस पार से उस पार लाइट जाता है लेकिन धुंधला। इस पार के उस पार के वस्तु देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। और कुछ ऐसे भी वस्तुएं होंगे जिसमें क्या होगा, इस पार से उस पार की वस्तु आपको दिखेगा ही नहीं दिखेगा। तो इस तरह से जो है वस्तु को तीन भाग में बांटा गया है, एक पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। ये जो पारदर्शी वस्तुएं है इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, इसको कहा था ट्रांसलूसेंट। इसको कहा था ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। पारभासी कहते हैं वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरण इस पार से उस पार आसानी से प्रवेश कर जाए। जैसे शीशा, क्या होगा? शीशा। उसमें अगर लाइट इधर से गया है तो आसानी से उस पार चला जाएगा। तो शीशा जो है सबसे अच्छा पारदर्शी पदार्थों में काउंटिंग किया गया है। हवा देखते हैं ना, हवा बीच में माध्यम है, फिर भी हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। शीशा, हवा, ये सब पारदर्शी वस्तु है। यानी कि जिस वस्तु से हो करके प्रकाश की किरण इस पार से उस पार क्या हो जाए, चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। और जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण इस पार से उस पार नहीं जाए उसको कहेंगे अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जिसके लाइट इस पार से उस पार चल जाए वो पारदर्शी, और जिसमें लाइट इस पार से उस पार नहीं जाए अपारदर्शी। यानी कि पार कर गया तो पारदर्शी और नहीं पार कर गया तो अपारदर्शी। कौन नहीं पार करेगा? प्रकाश किसी वस्तु से होकर प्रकाश पार कर गया तो हो जाएगा कौन चीज? पारदर्शी। और नहीं पार किया तो अपारदर्शी। और धुंधला रूप से, आंशिक रूप से जब प्रकाश पार करेगा तो कहलाएगा पारभासी। पारभासी का इस प्रकृति में बहुत सारा उदाहरण है। जैसे देखिए, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ, जैसे मान लीजिए कोई पेपर है, क्या है? पेपर। और यह पेपर घिस जाए, खरोच लग जाए, अतः उसके इस पार से उस पार देखिएगा तो उस पार की वस्तु धुंधला दिखाई देगा। उसके बाद वाइली पेपर, जैसे पेपर पर तेल वगैरह गिर गया, अतः इससे उस पार देखिएगा तो उस पार की वस्तु दिखेगी लेकिन वो भी धुंधला। कैसा दिखेगा? धुंधला। यानी कि घिसा हुआ कागज, वाइली पेपर, तेल लगा हुआ भी कागज। उसके बाद आंख की पलक, आंख की पलक है वो भी पारभासी है। क्या है? पारभासी। कहने का मतलब होता है कि आंख को हम बंद करके थोड़ा सा भी खोलते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा जो है धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आंख की पलक। उसके बाद दूध, दूध देखे, दूध भी पारभासी में है। क्या है? पारभासी। तो ये सब पारभासी वस्तुएं हैं। अपारदर्शी तो बहुत सारा है। अभी दीवार क्या है? उस पार कौन है, दिख रहा है? नहीं। इस पार कौन है, उसको दिख रहा है? नहीं। तो दीवार, लकड़ी, ठीक है, नहीं। धुआं जो है आपको हो जाएगा फिर पारभासी। धुआं के इस पार उस पार देखिए ना, एकदम धुंधला धुंधला दिखेगा। ठीक है, धुआं, कुहासा, ये सब आपको पारभासी।
दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए अब वो एक दूर देखने के बाद उसका माध्यम बदल गया। दूर देखने के बाद माध्यम क्या हो गया? बदल गया। अब माध्यम बदल जाएगा तो एकदम निश्चित तौर पे हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। और हर मानव के लिए, हर नेत्र के लिए देखने की क्षमता अलग अलग होती है। अब कोई मनुष्य जो है, हमारे अंतरिक्ष में जब वायुयान उड़ते रहते हैं, जहाज क्या होता है? उड़ता है। तो 2-3 आदमी होते हैं, उसमें से एक आदमी को सबसे पहले दिख जाता है, दिखा रहा है कि वह देखो, वह वो देखने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसको दिखाई दे ही नहीं रहा। अब वो देख लिया है, वो आदू को प्रयास कर रहा है, तब तक देखते देखते रहा, जहाज चला गया। तो क्यों होता है? तो एक वस्तु का जो अनंत होता है, ये अनंत की चर्चा किए हैं। एक व्यक्ति का अनंत बहुत दूरी तक होता है, तो वह दूर तक देख लिया। और कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिसका अनंत नजदीके खत्म हो गया हो, तो वो लास्ट उसका जो वहीं तक जाके खत्म हो गया, उससे आगे वो देख ही नहीं पा रहा है। हर नेत्र के लिए दूर बिंदु अलग अलग होता है। हर नेत्र के लिए दूर बिंदु, कोई मान लीजिए कि एक नेत्र से हम 2 किलोमीटर देख लिए, एक नेत्र से 2 किलोमीटर, तो 2 नेत्र से क्या किलोमीटर? क्या है यह संभव है? एगो नेत्र से हम 2 किलोमीटर देखे तो 2 को मिलाएंगे तो 4। यहाँ पर एक ही नियम काम नहीं करेगा। जैसे एक कलम का दाम 10 रुपया था, 2 कलम का दाम 20 रुपया। तो एक आंख से 1 किलोमीटर दिख रहा है तो 2 आंख से 2 किलोमीटर। यहाँ पे 2 किलोमीटर जो लगा, ये एक नियम सब जगह काम नहीं करता है। समझ गए? हाँ देखिए, लेंथ की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर दिखेगा, लेकिन एरिया की बात करते हैं क्षेत्रफल में तो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। अब एक आंख से जो है कम एरिया दिखेगा, लंबाई उतना ही लेकिन चौड़ाई में कम, लेकिन 2 आंख रहेगा तो एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा दूरी तक आपको दिखाई देगा। लंबाई में कोई फर्क नहीं, दूरी उतने में 1 किलोमीटर है, ये नहीं कि 2 किलोमीटर दिख गया। अभी देख रहे हैं एक आंख से तो दीवारें दिख रहा है, 2 आंख से दीवार के ऊपर, ऐसा हो सकता है? नहीं। चारों आंख लगा लीजिएगा तो ये दीवार के पार तक देख पाइएगा। इसीलिए इनको फिजिक्स के पिता के नाम से जाना जाता है। इनको न्यूटन को। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अंधेरा में रखा हुआ कोई वस्तु है, जब तक वहां पर प्रकाश नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। प्रकाश को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए। किसी वस्तु को स्पष्ट देखना है, क्या चाहिए? प्रकाश एक माध्यम है किस चीज के लिए? किसी वस्तु को देखने के लिए, चाहे वह वस्तु प्रदीप्त हो चाहे वह वस्तु अप्रदीप्त हो। तो हम ज्यादातर उसको ना देखते हैं जो वस्तु अप्रदीप्त है। प्रदीप्त वस्तु तो दूर से दिख जाएगा आपको। अब जैसे लाइट निकल रहा है तो दिख गया ना आपको, अब जिससे लाइट नहीं निकल रहा है तो आपको नहीं ना दिखेगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग प्रदीप्त वस्तुओं का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? प्रदीप्त वस्तुओं का सहारा लेते हैं। इतना था हम लोगों का बेसिक जानना। अब यहाँ से आपका चैप्टर के बारे में शुरू हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन। यह एक घटना है। क्या है? घटना। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु स्रोत है। क्या है? स्रोत है, और यह एक लेयर है, सतह है। क्या है? सतह। इस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। कौन सतह? परावर्तक सतह। इस दुनिया के कोई भी वह क्षेत्र जहां पर प्रकाश की किरण जाने के बाद उस सतह से टकराती है, उस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश सबसे पहले टकराएगा उस सतह को क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह। तो कोई बिंदु स्रोत है और यह स्रोत है प्रकाश प्रदीप्त का या प्रकाश ऊर्जा का। प्रकाश ऊर्जा ये क्या है? एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना गया है? कौन माना गया है? सूर्य। प्रकाश ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य माना गया।
तो मान लीजिए कंपैरिजन कीजिए कि सूर्य है, क्या है? अब यहाँ से क्या निकल रहा है? प्रकाश। अब ये प्रकाश की किरण आप जानते हैं कि वह कौन रेखा में चलता है? कौन रेखा में? आई परावर्तक सतह है, यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु होगी, उस वस्तु से प्रकाश की किरण क्या हुई? टकरा गई। क्या हो गई? टकराने के बाद फिर यह क्या हो गई? लौट गई। क्या हो गई? लौट गई। आप एक कंपैरिजन कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से क्रॉस सेक्शनल में हम किसी दीवार के ऊपर क्या करते हैं? टॉर्च का लाइट जो है फोकसित करते हैं। अब लाइट गया, जिस एंगल से गया है उसी एंगल से फिर वह बेंड कर जाएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से जला है ना तो फिर वो लाइट में घूम के हमारे इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये लाइट जिस एंगल से गया है उस दीवार पर उतना ही कोण के साथ वह फिर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो इसी घटना को प्रकाश की किरण जो होती है किसी सतह से टकरा के और वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यह एक घटना है। क्या है? घटना है। जैसे कि कोई बिंदु स्रोत है, इस स्रोत से क्या निकल रहा है? प्रकाश। स्रोत से प्रकाश निकलने के बाद किसी न किसी बिंदु से टकराता है और वह सतह होता है कौन सतह? परावर्तक सतह। कौन सतह? परावर्तक सतह। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, उस सतह को क्या कहते हैं? सतह। और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर टकराया उसको आपतन बिंदु। ये जो आ रहा है ना, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे। कोई बिंदु स्रोत है, इस स्रोत से ही प्रकाश की किरण आ रही है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो ये किरण आ रहा है कोई स्रोत से, तो ये हो गया आपतित किरण। और जहां पे जाके टकराया उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब फिर टकराने के बाद ये लौट गया। लौट गया ना, तभी लौट जो गया, इस लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, और टकराने के बाद जब लौट गया तो उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, और वापस लौट जाने वाली किरण को, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली किरण को आपतित किरण, और दर्पण से या कोई सतह से परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण। आ से आना, आ से आपतित, ऐसे याद रखो। आने वाली किरण को आपतित किरण, किसी सतह से टकरा के वापस लौट गया तो इस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये तो आ गया, ये लौटियो गया, लेकिन इसमें सिंपली देखने में हमको लगा कि प्रकाश किरण आया है और चला गया। अब जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आते हैं या छोटा कोई बच्चा आया रिश्तेदार के, ठीक है, आप देखिए कि वो आया है कल्ले होके चला गया, तो हम लोग सबसे पहले जिस घर में हुआ गया है उस घर को देखते हैं कि कोई सामान को तोड़ फोड़ नहीं तो किया है, ना तो कुछ लेके ना तो चला गया है। इन सब चीजों को हम देखते हैं ना। तो यहाँ भी वही घटना होता है कि किरण आया है, किरण चला गया, लेकिन क्या करके गया? तो ये क्या करके गया? एक अभिलंब खींच के गया, एक दीवार बना के चला गया। क्या बना के गया? दीवार। इस दीवार का नाम पड़ गया अभिलंब। क्या पड़ा? अभिलंब। अभिलंब बांट के गया, कहा कि अब बंट जाओ, एक तरफ आने वाला एक तरफ जाने वाला।
जैसे आए हैं वैसे जाने दो, ये बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि हमको आने में जितना समय लगा है उतना हमको जाने में भी समय लेना चाहिए। जितना झुका मतलब कि जितना सम्मान के साथ हम आए हैं ना, उतना ही सम्मान के साथ हमको जाने भी दो। अर्थात कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि जितना डिग्री के कोण के साथ कोई प्रकाश की किरण, जितना कोण के साथ कोई प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर टकराती है, उतना ही कोण के साथ वह फिर परावर्तित हो जाती है। तो इससे ये जो कोण बना, इसका नाम है आपतन कोण। यहाँ पे जो कोण बना इसका नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। अब इसको डिफिनीशन में हम लोग बोलेंगे कैसे, ये देखो, ये क्या है? अभिलंब है। ये कौन किरण? ये है आपतित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। तो आपसे पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण पूछेगा ना, क्या कहेगा? आपतन कोण जैसी कहेगा आपके माइंड में चित्र आना चाहिए कि आपतन कोण का यानी कि वह आपतित किरण के आसपास का है। कहाँ का है? आपतित किरण के आसपास। तो तुरंत अभिलंब दोनों में बोलेंगे। एगो आपसे पूछेगा आपतन कोण, एगो पूछेगा परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो देखिए, आपतन कोण पूछेगा तो आपतित किरण और अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। इंसिडेंस ऑफ एंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंसिडेंस ऑफ एंगल, आपतन कोण। और ये क्या है? परावर्तन कोण। तो ये तो बना है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो इसका जब डिफिनीशन देना होगा परावर्तन कोण के, तो कहेंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। पीछे झुक जाता है। तो ये क्या है? आपतन कोण। अभी आपतन कोण को डिनोट किया जाता है छोटा आई से, क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस में देखिए पहला लेटर क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। इधर देखिए रिफ्लेक्टेड का फर्स्ट लेटर क्या है? आर। फर्स्ट लेटर आर, अर्थात इसको डिनोट करते हैं आर से। आपतन कोण को डिनोट किया जाता है आई से, परावर्तन कोण को आर से, लेकिन छोटा स्मॉल आई और स्मॉल आर से। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। आपसे पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर पूछेगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो कहेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब, तो इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। तो कहेंगे कि आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है उसे ही क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपतन बिंदु है, इस पर क्या खींच दिए? लंब, यानी कि वह 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं।
उसके बाद आपसे पूछेगा परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह तो कहेंगे वैसा सतह जिसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों होते हैं, उस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। ये एक सतह है, लेयर है, इसी में आपतित किरण है, इसी के ऊपर परावर्तित किरण है। नीचे आया है क्या? नहीं ना आया, आएगा वो अगला चैप्टर में। प्रकाश किसी सतह से जब टकराता है ना, तो पूरा का पूरा लाइट जो है टकराने का नहीं लौट जाता है। 100% अगर लाइट गया है तो उसमें से 70% लाइट लौटेगी, 30% लाइट जो है उस सतह को पार कर जाता है। 30% लाइट को सतह को पार कर जाता है। तो पार करने वाला जो लाइट है उसको हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में। किसमें पढ़ेंगे? अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि एक ऐसी घटना है जो एकल ज्यामितीय है, वन डायमेंशनल है, एक के सतह के ऊपर हो रहा है। एक सतह जब पार करके दूसरा सतह में घटना हो रहा है तो हो जाएगा 2 डायमेंशनल, यानी कि दूर सतह में। अब जैसे मान लीजिए कि हम भूमि पर है, अब मछली पानी के अंदर है, तो वहां पर क्या होगा? जो दिख रहा है हमको वो होगा नहीं। हम देख रहे हैं कि मछली ऊपर है, लेकिन ऊपर नहीं है, कहाँ रहेगा? नीचे। अब जैसे कि एक कांच का ग्लास लीजिए, शीशा का ग्लास, उसमें क्या कीजिए? आधा से ज्यादा पानी को भर दीजिए, उसमें कोई कलम, पेन, पेंसिल कुछ भी रखना है उसमें रखिएगा। तो जितना हिस्सा उस पानी के अंदर है वो और जितना हिस्सा पानी के ऊपर, दोनों के बीच लगा कि वह तोड़ करके रखा गया है। देख लीजिएगा करके एक्सपेरिमेंट। ऐसे इस तरह से आप एक कांच का क्या लीजिएगा? ग्लास लीजिए, ठीक है? इतना तक जल से भर दीजिएगा, ठीक है? अतः आपको सामने से नहीं देखना है, साइड से देखना है। कहां से देखना है? साइड से। अब इसमें क्या करना है? अब यहां से ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा आपको, दिखता है सर, दिखता है। इस तरह से आपको दिखेगा। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन शीशा है गिलास में, न तो स्टील वगैरह में रख के कहीं ऐसे बाहर से दिखवे नहीं किया तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है? तो यह संकेत हमको क्या देता है? ये चैप्टर, ये प्रकाश की किरण जो होता है, बाहर से लाइट गया ना, तो लाइटवा बाहर से नहीं लौट गया, उसके अंदर चल गया। अंदर जाने के बाद उसको घटित किया, तब जाके हमको महसूस हुआ। तो ये चैप्टर पढ़ना हमको स्पेशलिस्ट चैप्टर 2 में। अब ये जो चैप्टर था ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब आप बताइए, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आई से। अब दूसरा होता है ये परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको डिनोट किससे किया जाता है? किससे? आर से। उसके बाद एक है अभिलंब। क्या है? अभिलंब किसको कहते हैं? तो खींचा गया कौन चीज पर? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और किसी सतह से परावर्तित होने के बाद, यानी किसी सतह से परावर्तित होने वाली, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और उसके बीच में क्या होता है? और यह समकोण पर होता है। किस पर? अर्थात 90 डिग्री पर।
कितने डिग्री पर? अब ये दोनों अभिलंब और कोण आपतित किरण एक वो अलग कोण पर झुक जाएगा और फिर वही कंडीशन इधर दूर आएगा, अभिलंब और परावर्तित किरण फिर अलग एक कोण पर झुक जाएगा। तो इसके लिए आई और आर इसको जो है मान्यता रखा गया। आई जो होता है उसको डिनोट करते हैं आपतन कोण को और आर से डिनोट करते हैं परावर्तन कोण को, और इसी से बनता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। जी, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के यहाँ से देखने से दो गो नियम का पता चलता है। अब होते भी क्या गो है? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो। एक नियम आपको दिख रहा है, यहाँ देखो, ये कौन कौन है? ये कौन है? तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण जो होंगे वो परावर्तन कोण के बराबर होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होंगे? आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को तो उतना न लिख के हम डायरेक्ट लिख दिए एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो भी हो दो होंगे। और उसके बाद पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है कि कौन किरण है? आपतित किरण। ये कौन किरण है? और ये क्या है? खींचा कौन पर गया है? बिंदु पर। इस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ जो है कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण टकरा रही है, इसीलिए उसी के नाम से आपतन बिंदु उसका नाम रख दिया। जहां पे जाने के बाद आपतित किरण टकराई वो बिंदु का नाम क्या पड़ गया? आपतन बिंदु। क्या पड़ा? आपतन बिंदु। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली जो प्रकाश किरण थी उसको क्या कहा गया? आपतित किरण। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन के कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि आपतन कोण 60 डिग्री है, आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। आपतन 60 तो परावर्तन भी 60। जितना कोण आपतन उतना ही परावर्तन। अब कह दे आपतन कोण 32 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री? 32 से थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होगा। जितना आई उतना आर, और जितना आर उतना आई। दूसरा नियम इसका कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह। मान लीजिए कि यह एक सतह है, क्या है? तो एक किरण आ रही है, इस बिंदु से टकरा के वापस क्या हो रही है? एगो इस पर खींच दिया, कौन चीज? अभिलंब। ये तीनों घटना एक सतह पर ही हो रहा है। क्या हो रहा है? एक सतह पर। यही दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया जो अभिलंब है तीनों एक ही सतह में होते हैं। ये एक सतह है जिसका नाम है परावर्तक सतह। तो ये एक परावर्तक सतह है। इस तरह से देखो, ऐसे लाइट आके इस पर से टकरा के लौट गया, इस पर हम खींच दिए अभिलंब, तीनों एक सतह के ऊपर है। इसलिए दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है वो तीनों एक ही सतह में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही सतह में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होता है? एक ही सतह में। इस सतह है, क्या है? तो तीनों एक ही सतह में होता है। यह था प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। तीनों एक ही सतह में होते हैं। तीनों कहाँ होता है? एक ही सतह में। आपतित किरण, परावर्तित किरण
और अभिलंब तीनों कहाँ होता है? एक ही तरफ। यह दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। तो आज हम लोग क्या किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन था उसका, एक परिचय कह सकते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग परिचय किए कि चैप्टर है क्या, हमको समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर अगले क्लास से जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां पहले जो जो चीज अभी हम लोग पढ़े हैं उसको पहले आपको लिखवा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।